पिछले एपिसोड में दोस्तों हमने शुरुआती ब्रेकथ्रूज के बारे में बात की, मगर अब हम धीरे धीरे स्मार्टफोन वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का जो इंटीग्रेशन है हमें अभी आगे फ़ोनों में देखने को मिलने वाला है और हमारा जो कीपैड एरा है वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है। अभी तक हमारे पास पहला फ़ोन आया जो कि बिना वायर के कम्युनिकेट किया जा सकता था और अब पहला फ्लिप फ़ोन भी देखने को मिला जो कि अपने लेटेस्ट इनोवेटिव डिज़ाइन और काफ़ी महंगे प्राइस टैग के लिए जाना गया। फिर हमारे पास आया दोस्तों पहला सेलुलर फ़ोन जो 2G कनेक्टिविटी को यूरोप से बाहर लेकर गया और पूरी दुनिया पर छा गया। और हमने अपने पहले कैमरा फ़ोन की बात भी कर ली जो अपने आप में काफ़ी क्यूट स्टोरी है। अब हम इस सफ़र में फ़ोन में आए और इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे जिसके बिना आज का जीवन काफ़ी अधूरा सा लगता है। और दोस्तों हम इस वीडियो में दुनिया के पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जो फ़ोन आए उस पर भी पहुँच जाएंगे। और दोस्तों ये जर्नी भी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो उसको शुरू करते हैं। द फर्स्ट दोस्तों 1990s में ज़्यादातर अबाउट 99% फ़ोनों में जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था वो मोनोक्रोम डिस्प्लेस थे। फ़ोन के केस में मोनोक्रोम का जो स्पेसिफिक मीनिंग है वो ऐसी डिस्प्ले स्क्रीन जिसके बैकग्राउंड का जो रंग है एक और जो फोरग्राउंड यानी कि पीछे का रंग है वो दूसरा रंग होता था, या तो ब्लैक ऑन वाइट, वाइट ऑन ब्लैक, ग्रीन ऑन ब्लैक और बहुत सारे जो की कॉम्बिनेशन से वो जमाए जा सकते थे। आज जो हम ई इंक डिस्प्ले जो किंडल, रिमार्केबल जैसे प्रोडक्ट्स में देखने को मिलते हैं वो भी एक तरह के मोनोक्रोम डिस्प्ले के ही प्रोडक्ट हैं। उन दिनों मोनोक्रोम डिस्प्ले सबसे ज़्यादा सेंस बनाते थे क्योंकि ये बहुत कम बैटरी कंज्यूम करते थे कलर डिस्प्ले के मुकाबले, क्योंकि कलर डिस्प्ले उस समय कंपेरेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी थी। उन दिनों दोस्तों निकल कैडमियम की बैटरी का यूज़ किया जाता था जो कि उस समय की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। उन दिनों लिथियम आयन की जो टेक्नोलॉजी थी वो कमर्शियली नहीं आई थी और उसका जो डेवलपमेंट है वो ही चल रहा था। इसी कारण दोस्तों जो निकल कैडमियम बैटरी थी वो उतनी एफिशिएंट भी नहीं हुआ करती थी। मोनोक्रोम डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल हुआ करता था, फेलियर का चांस दोस्तों काफ़ी कम होता था और इसे कठिन परिस्थितियों में भी सर्वाइव करने के लिए बनाया गया था। इस डिस्प्ले के एक एग्जाम्पल लेना है तो जो केसियो के जितने वॉचेस आते हैं वो सारे मोनोक्रोम डिस्प्लेस पर आते हैं, जो डिजिटल वॉचेस आती हैं। अगर आपको बाइक में एक उदाहरण चाहिए तो आप जो MT-15 बाइक आती है उसका एग्जांपल ले सकते हैं। उसका जो डिस्प्ले है वो एक मोनोक्रोम डिस्प्ले है। बाइक और ऐसी ड्यूरेबल घड़ियों में जिनमें 10-10 साल की वारंटी होती है वो आप देख पा रहे हो, तो इससे पता चलता है कि डिस्प्ले कितना ज़्यादा एफिशिएंट होता है अपने काम में। डिस्प्ले में कॉन्ट्रास्ट काफ़ी बढ़िया होता है जो कि कठिन परिस्थितियों में इससे पढ़ना आसान होता है। इसलिए जो मेडिकल और इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें मोनोक्रोम डिस्प्ले का ही जनरली यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर अब या तो ग्रीन और ब्लैक या रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन हम देखते हैं तो बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। इसे बनाना काफ़ी आसान भी होता है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती और कोई कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए होता है, आसानी से मास प्रोड्यूस किया जा सके। और इस कारण से दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है वो सस्ती भी पड़ती है। उन दिनों बहुत सारे कलर डिस्प्लेस के प्रोटोटाइप यहाँ वहाँ घूम रहे थे और जो कंप्यूटर्स होते थे उनमें तो आते भी थे, मगर पहला फ़ोन जिसने डिस्प्ले में कलर लाने की ठानी वो थे दोस्तों साइमंस, और उन्होंने सक्सेसफुली मार्केट में एक प्रोडक्ट उतार ही दिया। जबकि उस समय बहुत सारी कंपनियाँ झिझक रही थी कि भाई हम ये जो बेट है वो क्यों मारें। दोस्तों साइमंस एक जर्मन कंपनी थी जो कि मेडिकल, इंडस्ट्रियल हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस बनाने में माहिर थी और दूसरे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते थे उसमें भी बनाने में महारत हासिल रखती थी। दोस्तों साइमंस को मोबाइल फ़ोन बिजनेस का ज़रा सा भी आइडिया नहीं था, मगर उस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे ये जो फ़ोन बिजनेस हुआ करते थे। फिर भी दोस्तों उन्होंने 100+ मॉडल्स निकाले जो कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से लैस थे। इसी में सन 1997 में साइमंस ने एक फ़ोन उतारा, साइमन S10, जो कि दुनिया का पहला कलर डिस्प्ले वाला फ़ोन बना। ये फ़ोन दोस्तों 4 कलर को शो करता था, रेड, ग्रीन, ब्लू और वाइट। ये उस समय अपने आप में एक बोल्ड मूव था, भीड़ से हटकर कुछ नया करने की जो इसी एटीट्यूड ने दोस्तों साइमंस को इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। दोस्तों यह फ़ोन जो 6 लाइन के टेक्स्ट है तक को शो कर सकता था, जो उस समय 2 से 4 लाइन तक ही सीमित हुआ करती थी। इस फ़ोन का वजन लगभग 185 ग्राम था। इस फ़ोन में आप 50 कॉन्टैक्ट सेव कर सकते थे, SMS सेंड और रिसीव कर सकते थे, क्लॉक, अलार्म। और दोस्तों इसमें 1800 mAh की रिमूवेबल लिथियम आयन बैटरी थी जो कि 10 घंटे का टॉक टाइम और 120 घंटे का स्टैंड बाई प्रोवाइड करता था। और दोस्तों साइमंस ने एक और बोल्ड मूव लिया जो कि लिथियम आयन बैटरी के साथ लिया, क्योंकि उस समय निकल कैडमियम बैटरी ये जो कलर डिस्प्ले थे उसको संभाल नहीं पाती थी और बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाता, और लिथियम पर बैट खेलना ये भी एक बड़ी बात थी उस समय। और दोस्तों ये सारे जो फीचर्स थे वो कलर डिस्प्ले वाले फ़ोन के हिसाब से परफेक्ट रेसिपी थी कि भैया एक हिट प्रोडक्ट बने, मगर इतने फीचर्स होने के बावजूद भी ये फ़ोन लोगों में पॉपुलर नहीं हो पाया और ये इतिहास के पन्नों में सिर्फ दर्ज रह गया। क्योंकि दोस्तों इसकी जो खासियत थी ना वो उससे कमी भी थी। इस फ़ोन में जो क्वाड कलर डिस्प्ले था वो सिर्फ 97.54 पिक्सल्स का था,
दोस्तों काफ़ी छोटा डिस्प्ले होता है ये, अगर आप उसको स्केल पे नापे तो 6 लाइन जो टेक्स्ट होते हैं उसको रीड करना होता है तो आपको बिल्कुल चश्मा लगाना पड़ता है 2x जूम करके, और पढ़ना तो काफ़ी मुश्किल था यार। इस कारण से इनोवेटिव होने के साथ साथ भी प्रैक्टिकल टूल नहीं बन पाया आम लोगों के बीच में, जो कि ये बिल्कुल काबिल लगता था, बन सकता था। दोस्तों इन्हीं सालों में जो नोकिया की कम्युनिकेटर सीरीज़ थी और सैनियो की SCP-5000 थी, इनमें लगभग जिसमें 2 इंच का LCD डिस्प्ले था, जो कि एक लार्ज डिस्प्ले था। दोस्तों इसमें 256 कलर्स प्रोड्यूस किए जा सकते थे, जो कि अपने समय के लिए काफ़ी बड़ा डिस्प्ले वाला फ़ोन बन जाता है। दोस्तों इसमें S10 की तरह ही रीडेबिलिटी की दिक्कत नहीं थी, मगर ये भी हिट नहीं बन पाया क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग $500 के आसपास। और दोस्तों इसमें कमी थी इसकी पुअर बैटरी लाइफ। इस फ़ोन की बैटरी 1 घंटे में पूरी ख़त्म हो जाती थी। मगर जो सक्सेसफुल कलर डिस्प्ले वाला जो पहला फ़ोन था वो था दोस्तों एरिक्सन की तरफ से आने वाला एरिक्सन T68। दोस्तों इस फ़ोन को 2001 में लॉन्च किया गया था और इस फ़ोन में 101/80 पिक्सल्स का जो रेजोल्यूशन था, और दोस्तों ये एक LCD डिस्प्ले था। एक बड़ी डिस्प्ले और एक बहुत छोटे डिस्प्ले में एक मीडियम सा डिस्प्ले बन के आता है, जो कि एक स्वीट स्पॉट होता है लोगों के लिए। दोनों की काबिलियत लेके आता था एक मीडियम डिस्प्ले, मगर इसमें 256 जो कलर्स हैं वो भी प्रोड्यूस किए जा सकते थे। ये फ़ोन नोकिया के जो 8210 से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था डिज़ाइन में। इस फोन का वजन लगभग 884 ग्राम था, जो कि हल्का बना देता है अपने समय के हिसाब से। मगर दोस्तों फीचर्स की कोई कमी नहीं थी, इसमें भर भर के फीचर्स हुआ करते थे। ब्लूटूथ, GPRS, ट्राई बैंड कंपैटिबिलिटी, GSM होता था, 3 जो ऑपरेटिंग रेंज पर काम करता था, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 1900 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों इसमें SMS का फीचर था, इसमें वेब ब्राउज़र का भी था जिसमें आप इंटरनेट का एक्सेस कर सकते थे, कस्टमाइजेबल रिंगटोन, वॉलपेपर सेटिंग। दोस्तों इसकी प्राइसिंग भी प्रीमियम थी, जो कि 2001 में $600 की थी, मगर लोगों का रिसेप्शन काफ़ी बढ़िया निकला और इसको काफ़ी पसंद भी किया क्योंकि मिक्स्ड बैलेंस लेके आता था। दोस्तों 2002 में अपने इस मॉडल की कॉस्मेटिक चेंजेस किए और सॉफ्टवेयर में थोड़े बदलाव करके T68i नाम से इसको रिलीज़ किया गया। उन दिनों सॉफ्टवेयर अपडेट का कोई सिस्टम नहीं होता था, तो ऐसा ही करना पड़ता था। इस फ़ोन में वो सारे फीचर्स थे जो T68 में थे, मगर इसमें क्योंकि ये नेक्स्ट मॉडल था इसमें और एडिशनल फीचर्स डाले गए थे। T68 में जो EMS था ना, जो मैंने पहले बताया था, इनहैंस मैसेजिंग सर्विसेज, वो जो सर्विस है दोस्तों वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही और कंपनी ने इसे शट डाउन कर दिया और उसे रिप्लेस करके MMS लाया गया, यानी कि मल्टीमीडिया मैसेजेस। और दोस्तों एरिक्सन का जो T68i है वो पहला फ़ोन बनता है जिसमें हमें MMS का फीचर हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम जो फोटोज और वीडियोस है उसको लाइव भेज सकते थे वायरलेसली। दोस्तों इस फोन को ना जेम्स बॉन्ड की मूवी डाई अनदर डे में भी फीचर किया गया था, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा हिट प्रोडक्ट भी रहा और इसकी पॉपुलैरिटी भी इससे देखते ही बनती है। दोस्तों पहला फ़ोन जो कीबोर्ड, इंटरनेट और ईमेल ब्राउज़र के साथ आता आया वो था नोकिया का 9000 कम्युनिकेटर। दोस्तों इस फ़ोन को टेम्पियर फिनलैंड में डेवलप किया गया था। उस समय स्मार्टफोन जैसा शब्द बिल्कुल नहीं था। इस कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए नोकिया ने कम्युनिकेटर जो वर्ड है वो दिया, ताकि उसको इस कैटेगरी को डिफाइन किया जा सके। और दोस्तों ये स्मार्टफोन से बिल्कुल अलग थे और जो फीचर फ़ोन से उनसे भी बिल्कुल अलग थे, इनका डिज़ाइन भी बिल्कुल अलग था। और दोस्तों कम्युनिकेटर फ़ोन को सीबिट एग्जीबिशन में शोकेस किया गया था 14 मार्च 1996 में। फ़ोन को 15 अगस्त 1996 में लॉन्च भी कर दिया गया। दोस्तों इस फ़ोन ने आते ही हल्ला मचा दिया था और ऐसे बहुत सारे फ़ोन थे जो इसके बाद में आए। दोस्तों इस फ़ोन में इंटेल का प्रोसेसर यूज़ किया गया था i386, जो कि 24 मेगाहर्ट्ज़ पर ऑपरेट करता था। इसमें कोई GPU का कॉन्सेप्ट नहीं था, ना कोई इसमें GPU था। दोस्तों ये सिर्फ बेसिक प्रोसेसर बेस्ड कम्युनिकेटर था। इसमें 8 MB की मेमोरी थी और 4 MB ऐप्स के लिए, 2 MB यूज़र डेटा रखने के लिए और 4 MB प्रोग्राम मेमोरी चलाने के लिए। दोस्तों उस समय जो रैम और रोम की जो क्लासिफिकेशन है वो उतनी ज़्यादा क्लियर कट नहीं थी। इस फ़ोन में GOS 3.0 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर चलाया गया था, जो कि सिम्बियन OS बाद में बनकर हमारे पास निकल के आया। इस फ़ोन में 640x200 पिक्सल का जो मोनोक्रोम डिस्प्ले था, एक LCD डिस्प्ले था, वो यूज़ किया गया था। उससे इस फ़ोन का वज़न 397 ग्राम था। इस फ़ोन में फुल फ्लैश्ड क्वालिटी कीबोर्ड आया, जो कि पहला फ़ोन बनता है जिसमें क्वालिटी कीबोर्ड आया था। और दोस्तों सारे बेसिक फीचर्स जैसे कि फ़ोन, SMS, कैलेंडर, क्लॉक और अलार्म, वर्ल्ड टाइम, कैलकुलेटर, रिंगटोन कंपोजर, और दोस्तों बहुत सारे जो बेसिक फीचर्स हुआ करते थे फ़ोन और एक कंप्यूटर के बीच में, दोस्तों इसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी। और दोस्तों इसके साथ ही साथ इस कम्युनिकेटर में जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस फाइल्स होते थे उनको एडिट करके सेंड भी कर पाते थे। और दोस्तों वो सारे फीचर्स जो एक बेसिक PC में होते थे और एक बेसिक डिवाइस में होते थे इंटरनेट कैपेबल, वो सारी चीज़ें दोस्तों इसमें डाली गई थी। और दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था जो कम्युनिकेटर को रिवॉल्यूशनरी बना गई, वो थी इंटरनेट का एक्सेस कर पाना, जो कि दोस्तों उस समय अभी भी इन्फेंसी में थी और PC के द्वारा ही इसको सिर्फ एक्सेस किया जा सकता था। नोकिया ने इस चीज़ को करने के लिए जो सर्किट स्विच डेटा कनेक्शन होता है उसका सहारा लिया। दोस्तों ये एक हार्डवेयर सिस्टम था जो कि पहले
सर्वर से कनेक्ट बनाता करता था और इसको कनेक्ट करवाने के लिए नेटवर्क से डायल अप करना पड़ता था, फिर वो इंटरनेट से कनेक्ट करता था और फिर उसके बाद दोस्तों आप इसको उपयोग कर सकते थे। दोस्तों उन दिनों जो इंटरनेट होता था ना वो केवल टेक्स्ट बेस्ड होता था, उन दिनों कोई फोटो वगैरह तो आए नहीं थे। बेसिक जो टेक्स्ट होते थे वेब पर क्या अवेलेबल है वही आप इसमें देख पाते थे, बहुत बेसिक जो इंटरनेट एक्सेस है वो आप कह सकते हैं। मगर दोस्तों ये जो कम्युनिकेटर था वो काफी कैपेबल था। दोस्तों पहला डिवाइस भी बना जो कि ईमेल सेंड और रिसीव कर पाता था। ये फोन इसके अलावा फैक्स भी भेज पाता था और रिसीव कर पाता था। इस फोन को बनाने में ऑलमोस्ट 1000 जो कंपोनेंट्स है उसका यूज किया गया था, जो उस समय अपने आप में काफी बड़ी बात थी। दोस्तों जनरली जो उस समय के जो डिवाइसेस होते थे उनमें 100 से 150 कंपोनेंट्स में सारा काम खत्म हो जाता था, सारा फोन बन जाता था। मगर ये दोस्तों कम्युनिकेटर को बनाने में लगभग 30 अलग अलग जो प्रोवाइडर्स होते थे, पार्ट्स प्रोवाइडर, उनकी मदद लेनी पड़ी कि जो पीसीबी थी वो 7 लेयर को कंबाइन करके बनाई गई थी, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात थी उस समय। जो दोस्तों GOS 3.0 था जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ हल्का नहीं था, उसमें बहुत सारे बढ़िया बढ़िया फीचर्स है। उनमें जो एक बड़ा फीचर था वो था थर्ड पार्टी एप्स का सपोर्ट। यानी दोस्तों आप किसी भी स्टोर से आप कोई थर्ड पार्टी ऐप को इसमें इंस्टॉल कर सकते थे। दोस्तों आज हमें देखने में लगता है कि ये बहुत कॉमन सी बात है, मगर हम उस समय की बात कर रहे हैं जब हमारे पास बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ करता था, इंटरनेट तो था ही नहीं और प्ले स्टोर तो बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों इस फोन को 1997 की फिल्म द सेंट में फीचर भी किया गया था। इससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि ये फोन कितना ज़्यादा पॉपुलर रहा होगा अपने टाइम पे। और दोस्तों ये इकलौता फोन ही था, एरिक्सन के पास भी एक ऐसा ही कम्युनिकेटर डिवाइस हुआ करता था और ये उस समय काफ़ी ज़्यादा चलन में भी हुआ करते थे। दोस्तों 1910 में रेडियो वेव्स की खोज हो चुकी थी और रेडियो वेव्स को जो ब्रॉडकास्टिंग करने का जो काम था वो भी शुरू हो चुका था। दोस्तों उन दिनों ना एंटरटेनमेंट सेक्टर में जो गानों की ब्रॉडकास्टिंग होती थी वो की जाती थी रेडियो म्यूजिक स्टेशन के द्वारा। और इन दिनों दोस्तों गाने सुनने का जो चलन था वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था, क्योंकि ग्रामोफोन के बाद हमारे पास एक ऐसा डिवाइस था जो कि वायरलेस हमें गाने सुना सकता है। हम दोस्तों धीरे धीरे बढ़ते हैं 1994 तक। 1994 में एरिक्सन के जो रिसर्च लैब जो कि स्वीडन में था, वहाँ पर ब्लूटूथ का जो बीज बोया जा रहा था। नाइल राइडबेक जो उस समय चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर थे एरिक्सन मोबाइल के, जोहन उलमैन जो कि स्वीडिश फिजिशियन और इन्वेंटर थे, उनके पास समस्या थी कि कैसे वायर्ड कनेक्शन का अल्टरनेट निकाला जाए जो कि वायरलेस हो। राइडबेक ने एरिक्सन मोबाइल कम्युनिकेशन की रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी विभाग के डायरेक्टर जनरल मैनेजर टॉड विनग्रेन को यह काम सौंप दिया ताकि जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी क्या होगी, कैसे होगी, इसको तैयार किया जाए। विंग्रेन ने 2 इंजीनियर्स जेफ हार्टसन और स्वेन मैटिनसन को अपने साथ में अपने टीम में लाया। हार्टसन का काम था शॉर्ट रेंज जो रेडियो कनेक्शंस होते हैं उनका पता लगाना और अलग अलग चीजों पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद हार्टसन ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करती थी। इस समय 2 समस्याएं घूम रही थी। पहला, वाईफाई भी इसी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है और दूसरा कि ये जो चीज है वो डिवाइसेस की जो कम से कम एनर्जी है उसको कंज्यूम करे। वाईफाई वाली समस्या का समाधान निकला भैया कि जो फ्रीक्वेंसी हॉपिंग टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जाए। टेक्नोलॉजी में होता ये है कि जैम होने से बचाने के लिए जो रेडियो सिग्नल्स होते थे उनको अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर स्विच किया जाता था, और लेकिन जो ऑपरेटिंग रेंज था वो 2 गीगाहर्ट्ज ही था। जो हॉपिंग टेक्नोलॉजी के कारण तो ब्लूटूथ कनेक्शन रिलायबल हो गए और जो इंटरफेरेंस है उनको झेल पाने की क्षमता बढ़ गई। दोस्तों इसी बीच 1998 में यूएस में ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन साइट भी इनको कही जाती है। ये दोस्तों एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि ब्लूटूथ के स्टैंडर्ड के डेवलपमेंट और उनके जो लाइसेंसिंग होती है उनको देखभाल करता है, ताकि जो ब्लूटूथ के जो प्रोडक्ट्स है उनका कोई वायलेट ना कर पाए। 1996 में दोस्तों इस ग्रुप को सबसे पहले बनाया गया था नोकिया, इंटेल, एरिक्सन और तोशिबा के बीच में। और दोस्तों उनका पहला लक्ष्य था कि ब्लूटूथ को कैसे स्टैंडर्डाइज किया जाए, अलग अलग इसे कैसे प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट किया जाए। उस समय इंटेल के जो एम्प्लॉय थे जिम कार्डेक, दोस्तों इन्होंने इसके लिए कोड नेम सुझाया जिसका नाम था ब्लूटूथ। नाम नहीं था, उसका कोड नेम था। दोस्तों ये जो नाम है वो 10th सेंचुरी के वाइकिंग राजा हेराल्ड ब्रेटन गॉर्मसन के ऊपर रखा गया था। दोस्तों इनका जो इंग्लिश में नाम होता है वो होता है हेराल्ड ब्लूटूथ गॉर्मसन। इस राजा के बारे में जानकारी कम है, मगर यह बताया जाता है कि यह गॉर्म द ओल्ड का बेटा था, डेनमार्क और थायरा का राजा था। उनका जन्म लगभग 920 के आसपास हुआ था और 958 के आसपास हेराल्ड ने अपने जो फादर को रिप्लेस किया था। दोस्तों इनको ब्लूटूथ के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि हेराल्ड के जो दांत थे वो रॉटन दांत थे, यानी सड़े हुए दांत थे, जो कि ब्लू और ब्लैक जैसा दिखता था। तो दोस्तों लोग उसी फीचर के कारण इन्हें ब्लेटेंट का मतलब होता है जो डेनिश भाषा में है, ब्ले मतलब होता है ब्लू और टेंट मतलब होता है टीथ, यानी जो ब्लू टूथ वाला व्यक्ति हो। उन दिनों फादर के नाम को आखिरी में लगाया जाता था, इसलिए हमें दोस्तों गॉर्मसन भी हमें देखने को मिलता है। दोस्तों हेराल्ड का जन्म एक पेगन की तरह हुआ था। दोस्तों पेगन का मतलब होता है वह समुदाय जो किसी धर्म को नहीं मानता। ये प्रकृति की पूजा किया करते थे और अलग अलग देवताओं की भी पूजा किया करते थे। इनको एक निश्चित एक धर्म नहीं था, ये पॉलीथिस्टिक नेचर के थे। दोस्तों हेराल्ड और उनका जो पूरा समाज था वो नॉर्स पैंथियन गॉड्स की पूजा करते थे, जैसे कि थॉर, ओडिन, बाल्ड, वेल, थाई, लोकी जैसे अलग अलग
66 देवी देवताओं की लोग पूजा किया करते थे। मगर अराउंड 960-963 के बीच हेराल्ड ने क्रिश्चियनिटी में परिवर्तन कर लिया, जो कि दोस्तों उस समय क्रिश्चियनिटी काफ़ी ज़्यादा जोरों पर था। उस समय डेनमार्क के जो पहले क्रिश्चियन राजा हेराल्ड ही बने। उन दिनों डेनमार्क के अंदर, डेनमार्क के अलावा नॉर्वे, स्वीडन के कुछ भाग भी आया करते थे, तो ये काफ़ी बड़ा राज्य हुआ करता था। और धर्म न मानने वाले हेराल्ड ने क्रिश्चियनिटी में परिवर्तन कर लिया। 9th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी तेजी से फैल रही थी। ऑटोमन एम्परर और रोमन एम्परर ने मिड 10th सेंचुरी तक अपना जो धर्म है वो क्रिश्चियनिटी में परिवर्तन कर लिया था, और वो सारे अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे डेनिश बॉर्डर तक पहुंच गए थे और अपने जो धर्म का प्रचार करते हुए अपने एरिया को एक्सपेंड करना चाह रहे थे। तो उन्होंने कन्वर्जन करना ज़्यादा सही समझा। और दोस्तों एक पॉलिटिकल मूव तो था ही, मगर ये समाज के लिए काफ़ी हितकारी मूव भी साबित हुआ। दोस्तों हेराल्ड की कन्वर्जन होने के कारण जो डेनिश चर्च में जो इंडिपेंडेंस है वो उन्हीं लोगों की बनी रही, और लोगों ने धीरे धीरे पेगनिज्म से क्रिश्चियनिटी की ओर अपना जो काम है वो बदल लिया। दोस्तों जिम कार्डेक को ब्लूटूथ इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये पीसी इंडस्ट्री और सेलुलर फोन इंडस्ट्री को एक साथ लिंक करती थी, और जिस तरह जो वाइकिंग राजा थे उन्होंने भी किया था, दो देशों को जोड़ करके। दोस्तों वो जो दो देश थे वो थे डेनमार्क और नॉर्वे। धीरे धीरे समय आया कि भैया अब इस ब्लूटूथ का सीरियस नाम रखा जाए। अब ये प्रोटोटाइप से प्रोडक्ट स्टेज तक धीरे धीरे जा चुका है, और इसकी जो पेटेंट और लाइसेंसिंग है वो इशू किए जाने थे। तो उस समय दोस्तों कुछ और इनके दिमाग में आया नहीं, और इससे बेटर कुछ नाम उन्हें सूझा भी नहीं। इसलिए दोस्तों ग्रुप ने इसका नाम ब्लूटूथ रख दिया, और ब्लूटूथ का लोगो भी आप जो देखते हैं ना वो हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम से ही है। दोस्तों पहले अल्फाबेट है ना, दोनों नाम के H और B नॉर्डिक कैरेक्टर में जो बनते हैं ना, उनको अगर मिक्स कर दिया जाए तो ये ब्लूटूथ का लोगो बनता है। और दोस्तों साल 1999 में ब्लूटूथ का पहला वर्जन आता है, ब्लूटूथ 1.0। इसकी जो पीक डाटा स्पीड होती है वो 721 kbps की थी, और जो कनेक्शन रेंज था वो ऑलमोस्ट 10 मीटर्स था। सन 2000 में दोस्तों ब्लूटूथ 1 की कंपेटेबल जो चिपसेट से, डोंगल से, माइसे से, वायरलेस पीसीज हैं, उनका भी जो आना शुरू होगा धीरे धीरे। मगर जो पहला फोन बना वो तो दोस्तों ब्लूटूथ के साथ आया, एरिक्सन T36। दोस्तों ये जो डिवाइस था ना वो 101x54 पिक्सल्स की जो मोनोक्रोम LCD डिस्प्ले थी उसके साथ आता था। ट्राइबॉन्ड GSM कनेक्टिविटी, वेब इंटरनेट ब्राउजर भी था। 455 मिनट का दोस्तों इसमें टॉक टाइम था, और 200 घंटों तक का स्टैंड बाय टाइम आता था, जो कि अपने आप में काफी बड़ा समय हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह हमारे जो ब्लूटूथ है वो एरिक्सन के T36 में आता है। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर्स और सिस्टम हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। इसके अलावा जो ओएस होते हैं वो रिसोर्सेज को सिस्टम पर मौजूद है उसे मैनेज करने का काम भी करता है, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और डिस्क मैनेजमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत 1950 में शुरू होती है, जब जनरल मोटर्स ने अपना जो IBM कंप्यूटर्स के लिए पहला ओएस बनाया था, जिसका नाम था GMOS, जो कि आज के ओएस जैसे बिल्कुल नहीं था। ये ओएस पंच कार्ड पर चलता था, क्योंकि दोस्तों ऑब्वियस उस समय कंप्यूटर थे नहीं, पंच कार्ड पर ही सारा काम होता था। मगर ये बात थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की, और जो एक्चुअल ओएस है दोस्तों उस समय डेवलपमेंट स्टेज पर ही था। इसी में एक ओएस था जिसका नाम था पेन पॉइंट ओएस, जो कि 1993 में आया था। दोस्तों ये जो ओएस है वो ओरिजिनली टैबलेट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जैसे कि PDAs और PC के लिए बनाया गया था। दोस्तों PDA होता क्या है? ये एक पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस होता है जो कि मिनी कंप्यूटर की तरह होते हैं। इनमें कैलेंडर, नोटबुक, वर्ड प्रोसेस, बहुत सारी ऐसे चीजें होती है जिसमें आप इंटरनेट एक्सेस भी कर सकते हो, और उसमें आप राइट भी कर सकते हो। मगर दोस्तों इसमें दो कमियां होती हैं, कॉल नहीं कर सकते और SMS नहीं कर सकते। और दोस्तों उन दिनों बहुत सारे पॉपुलर PDAs थे, जैसे एप्पल का न्यूटन, केशियो का 200 MER, शार्प का विजार्ड और सायोन का सीरीज। दोस्तों जो पेन OS है ना उसको सबसे पहले IBM के द्वारा थिंकपैड में यूज किया गया था, जो कि उनका लैपटॉप था 700T सीरीज, और ग्रिड सिस्टम के जो पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं उनमें उपयोग किया था। NCR के 3125 और 3130 के जो डिवाइसेस है उनमें उपयोग किया गया था। AT&T के जो EO पर्सनल कम्युनिकेटर होते थे उनमें भी दोस्तों इस OS का उपयोग किया गया था। फिर मैजिक ऐप OS आया, जो कि सोनी के PDA पर ही पहली बार हमें उपयोग करता हुआ दिखाया गया था। दोस्तों डिवाइस का नाम था सोनी मैजिक लिंक PDA। और साल 1996 में दोस्तों दो OS हमारे पास सामने फुल फ्लैश निकल के आते हैं, पाम OS और GOS। पाम OS को पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के लिए बनाया गया था, जो कि पहले ही बताया, मगर बाद में इसे स्मार्टफोन, रिस्ट वॉचेस और हैंड हेल्ड पर भी इंटीग्रेट किया गया। दोस्तों पाम OS को मोटोरोला 68000 सीरीज के जो 32 बिट प्रोसेसर होते हैं उन पर भी चलाया गया था। पाम OS 5.0 में धीरे धीरे तक ARM के जो आर्किटेक्चर पर बने जो प्रोसेसर होते थे उनका भी सपोर्ट करने लगा था, जो कि काफी लंबा समय होता है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। दोस्तों पाम OS में हम आप एक बार में ही एक ही ऐप रन कर सकते थे। मल्टीटास्किंग का दोस्तों इसमें कोई सपोर्ट नहीं था। और दोस्तों PDAs में ना हैंड राइटिंग पहचानने के लिए जो ग्राफिटी 2 टेक्नोलॉजी उसका यूज किया जाता था। जनरली PDAs आप लिख भी सकते थे, इसलिए हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइज करने की जरूरत पड़ती थी। दोस्तों हॉट सिंक टेक्नोलॉजी के साथ कंप्यूटर से कनेक्ट भी किया जा सकता था। सिंपल चीजें जैसे कि डिवाइस को पासवर्ड से लॉक करना, साउंड रिकॉर्ड करना, प्लेबैक करना,
USB, ब्लूटूथ, वाईफाई, बहुत सारे जो एडवांस चीज़ें जो उस समय हुआ करती थी, सारों का सपोर्ट था। पाम OS 1.0 था दोस्तों, वो 1996 में आया था। वो सबसे पहले पायलट 1000 जो डिवाइस उसमें आया था, पायलट 5000 में आया। दोस्तों ये दोनों PDA डिवाइसेस थी और सारे फीचर्स इनमें अवेलेबल थे, जैसे कि डेट, एड्रेस बुक, टू डू लिस्ट, मेमोरी पैड, स्क्रॉल बटन, मेमोरी कार्ड स्लॉट, दो AAA बैटरीज, मोनो स्पीकर और दोस्तों 160x160 पिक्सल का एक टच स्क्रीन डिस्प्ले, जो कि अपने आप दोस्तों अर्लीस्ट टैबलेट्स की तरह भी कह सकते हो। और दोस्तों इन PDAs को ना कंप्यूटर से कनेक्ट करके सेटअप करना पड़ता था। दोस्तों ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो 12 MB की रैम और 4 MB की जो रोम होती है उसको सपोर्ट करता था। फिर आते हैं दोस्तों GOS। ये इनिशियली PC के लिए बनाया गया था, मगर इसका जो PDA वर्जन है धीरे धीरे निकाला, क्योंकि मार्केट में PDAs की डिमांड थी। दोस्तों ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे कई PDAs जैसे कि HP OmniGo 100 और 120 जियो बुक ब्रदर इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया गया था और IBM के साथ पार्टनरशिप करके बनाया गया था, उनमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया। इस OS को नोकिया के 9000 जो कम्युनिकेटर डिवाइस होते हैं उनमें भी उपयोग किया गया था, जैसे हमने पिछले में बात की। दोस्तों GOS 3.0 कम्युनिकेटर के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया था, मगर अब तक हमारे पास एक फ़ोन के लिए जो डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अभी तक देखने को नहीं मिला था। साल आता है 1997। सायन जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी उसके द्वारा इपोक 32 ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बनाया गया था। दोस्तों जो इपोक का नाम है ना वो इपोच से आया गया था, जिसका मतलब होता है द बिगिनिंग ऑफ एरा। ये ट्रूली बिगिनिंग ऑफ एन एरा था उस समय। सायन ने कई डिवाइसेस को लॉन्च किया, जिससे कि सायन ऑर्गेनाइजर 1984 में और 1986 में ऑर्गेनाइजर का जो सेकंड वर्जन है वो भी आया। सायन भी फोनों पर देख रही थी कि मोबाइल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें बनाने की जरूरत है। सायन ने ये बनाया भी। इसी बीच साल 1998 में सायन ने एक लिमिटेड कंपनी बनाई जिसका नाम था सिम्बियन लिमिटेड। दोस्तों ये जो कंपनी थे उन्होंने मेजर जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे उनके साथ मिलकर बनाई थी, जो कि थे नोकिया, एरिक्सन, मोटोरोला। नोकिया एरिक्सन के पास लगभग 23.1% स्टेक था। दोस्तों जो बाद में मात्सुशिता जो कि अब पैनासोनिक नाम से जानी जाती है उसके लगभग 8.8% स्टेक्स थे। साइमंस ने 5% और मोटोरोला ने अपना जो स्टेक्स है वो सायन और नोकिया को बेच दिया था। दोस्तों 2004 में नोकिया ना सिम्बियन OS को पूरी तरह ओन करना चाहता था, मगर जो पैनासोनिक, साइमंस और एरिक्सन है उन्होंने उसका विरोध किया और कहा कि नोकिया अपनी सुपरमेसी जमा लेगा। दोस्तों 2004 में नोकिया, पैनासोनिक, साइमन और एरिक्सन के पास जो सिम्बियन OS थे उनके लगभग 47.9% शेयर आ गए थे और सायन भी उनकी अंडर ही आ गया था। और की टेक्नोलॉजीज का एक्सेस मिलने के बाद सिम्बियन OS पर काम किया गया और उसको पूरी तरह बनाया गया। सन 2001 में ऑफिशियली फोन्स को सिम्बियन OS 6.1 पर लॉन्च किया गया। इस OS पर बेस्ड पहला फोन था दोस्तों नोकिया का 760। दोस्तों इस फोन को 19 नवंबर 2001 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों ये एक 2.5G GSM फोन था। इसमें 2.1 इंच का एक कलर डिस्प्ले था जिसका रेजोल्यूशन 170x208 पिक्सल्स था। दोस्तों नोकिया का जो पहला मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस वाला फोन था वो भी यही था, 7650। दोस्तों ये नोकिया का पहला फोन था जो कि स्लाइडिंग कीपैड मैकेनिज्म के साथ आता था। इस फोन में 4 MB का स्टोरेज था जो कि 3.5 MB अवेलेबल होता था और इसमें 750 mAh की लिथियम आयन बैटरी थी और दोस्तों इसमें 16 MB का रोम भी था। इसमें अगर कैमरा की बात करें तो 0.3 MP का एक VGA कैमरा था और इसका जो वजन था दोस्तों वो 154 ग्राम्स था। 2002 में जब इस यूरोपियन मार्केट में लाया गया तो इसकी प्राइसिंग लगभग 600 यूरो थी और दोस्तों इसकी बढ़िया सेल्स को देखते हुए कंपनी ने इसे और आगे सेल करना जो है कंटिन्यू रखा और इसकी हाइप बनाई रखी। दोस्तों इस फोन में उस समय ब्लूटूथ, 30 रिंगटोन का पूरा सेट, GPS, ईमेल, सिंक, ML जैसे एडवांस फीचर्स में आते थे और इस फोन को आइकॉनिक प्रोडक्ट बनाते थे। इस फोन में आप पाइथन प्रोग्राम भी लिख सकते थे, इंटरनेट का उपयोग कर सकते थे और ईमेल भी कर सकते थे और यहाँ से सिलसिला चल पड़ा। फिर हमारे पास सारे मेजर प्लेयर्स ने सिम्बियन OS अपना फोन निकाला, चाहे वो LG हो, सैमसंग हो, नोकिया हो, सोनी एरिक्सन हो, चाहे मोटोरोला हो, चाहे दोस्तों वर्ल्ड में कोई सा भी कंपनीज का नाम ले लो।